कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। वो प्रोग्राम जब बातें करते हैं हम खुल्लम खुल्ला, और आज तो चलिए 5 मिनट फालतू मिल गए हमको बात करने के लिए। दीपक चौरसिया जी स्टूडियो में आ गए हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं, और रजत सेठी पॉलिटिकल कमेंटेटर वो भी हमें ज्वाइन करने ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज तो बजट का दिन था। क्या मिला आपको? आज तो सबको कुछ ना कुछ मिला है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो हमको देख रहे हैं उनको कुछ ना मिला हो। मोदी जी ने आज खजाना खोल डाला, तिजोरी खोल डाली। अब कोई कहे भाई चुनाव के लिए किया है तो चुनाव के लिए ही सही। अब ये ऐसा है कि हमारे यहाँ ये तो होता ही रहा है, बल्कि जितनी सरकारें आई हैं, ये नरेंद्र मोदी पर इल्जाम सबसे कम लगेगा कि बजट में इन्होंने प्रचार के लिए, चुनाव के लिए या पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए कुछ किया हो। ये हमेशा अपनी तिजोरी पर ताला मार के रखने वाले नेता हैं, मतलब उसका पैसे का सदुपयोग करने वाले लोगों में से माने जाते हैं। लेकिन इस बार जो इन्होंने किया है उसकी कोई कल्पना नहीं कर रहा था सर। मतलब अभी सुबह मुझे याद है हम लोग बात कर रहे थे, आपने कहा 10% 10 लाख पर नो टैक्स सरकार करने जा रही है। आपने बोला ही था, इतने में स्पीच शुरू हो गई थी। पता लगा निर्मला जी ने शुरुआत में तो माहौल बनाया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए अलग बिल लेकर के आऊंगी। फिर उन्होंने कहा मैं इसे बजट अपनी स्पीच के अंत में बताऊंगी कि हमने मिडिल क्लास के लिए क्या किया है। और जब बोली तो भाई तो कमाल ही हो गया। 12 लाख पर नो टैक्स सुबह। तब से अब तक ये अनुमान ही लगा रहा है हर कोई कि मेरे कितने बचे, मेरे कितने लाख रुपए महीने, लाख रुपए महीने, लाख रुपए महीना कमाने वाला बहुत बड़ी तादाद है सर, ये बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे इस बजट का पॉलिटिकल कलेक्शन क्या है। सीधे सीधे शब्दों में दिल्ली का चुनाव मोदी ने जीत लिया क्या इस बजट से? इससे सिंपल में आपको मतलब खोलकर नहीं बोल सकता। आप क्या कहते हैं? देखिए, दिल्ली में ये वही वोटर है, मिडिल क्लास का जो टैक्स पेयर है, वो लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से मोदी के साथ चले जाता है और विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के साथ। ये वही स्विंग वोटर है जिसके चलते अरविंद केजरीवाल विधानसभा में 50% से ऊपर पाते हैं और भारतीय जनता पार्टी 33 से 38% के बीच सिमट जाती है। तो मुझे लगता है इसका जो स्विंग वोटर्स हैं और खासतौर पर जो मिडिल क्लास वोटर है, खासतौर से टैक्स पेयर तबका है, उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट और बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अभी जो मैंने जितना भी पढ़ा और जितने साथियों से मैंने जो सोशियोलॉजी से जुड़े हुए हैं उनसे बात करी कि उनका ट्रैकर इस वक्त क्या कह रहा है, तो बीजेपी के पक्ष में इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट बन सकता है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अभी भी 5 तारीख को मतदान होना है, आज 1 तारीख है, 4 दिन बाकी है। 4 दिन राजनीति में बहुत बड़े होते हैं। लेकिन मैं तो सौरभ पहले ही घोषणा कर चुका हूं कि मुझे लगता है कि चुनाव एक तरफा जाएगा और अंततः यही होगा जो आप तो पहले कह चुके हैं कि बीजेपी जीत रही है। जी, मैंने अपने तो 2-5 सीटें बढ़ाई हैं उसमें आपने। नहीं, मैं सीटों पर जा ही नहीं रहा हूं। मैं सीटों पर जा ही नहीं रहा हूं। मैंने 1993 से लेके अभी तक के जो चुनाव हैं उसके हिसाब से ये कहा कि माहौल हमेशा एक तरफा रहता है 2013 को छोड़कर, और वो एक तरफा माहौल मुझे आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा। रजत सेठी जी आ गए, बहुत स्वागत आपका। बात हम कर रहे हैं बजट और दिल्ली का इलेक्शन। मैंने समझ लिया था कि आप लोग का इंडिकेशन वही होगा। कोई सोचे या ना सोचे, लेकिन जर्नलिस्ट जरूर सोच लेंगे कि कहीं तो साथ जुड़ाना है। महफिल और चुनाव दोनों लूट लिया क्या मोदी जी ने? दिल तो लूटा है। देखिए, तो क्या बचा? कोई एक ऐसा तबका है जिसके चेहरे पे मुस्कान नहीं हो। विपक्ष को छोड़ दीजिए, वो भी बोलना चलिए बैंडेड तो लगाया कम से कम। वो तो ये नहीं छोड़ रहे कि ऐसी घाव को छोड़ दिया, वो भी मान रहे हैं कि बैंडेड लगा है। देखिए, नेट इट्स अ गुड बजट, अच्छा बजट है। बड़ा डेलिकेट था और एक्सपेक्टेशंस का पहाड़ था निर्मला जी के ऊपर। और जिस तरह से देखिए, मिडिल क्लास तो बख्शता नहीं है किसी को। जिस तरह से ट्रोल करता था पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे, क्या दिलचस्प मीम बनाए जाते थे। मुझे लगता है अब उसके ऊपर पूर्ण विराम लगेगा। और उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया। मिडिल क्लास ने लगातार 1 साल तक एक्सप्रेस करते आए कि ज़्यादा हो रहा है टैक्सेशन। और मोदी जी ने शायद सुना, उनका तो फीडबैक सोशल मीडिया से एकदम पुख्ता तरीके से चलता है। उन्होंने सुना कि अब मिडिल क्लास के सर से पानी चढ़ रहा है, तो
उसको लेजिटिमाइज करना, उसको इंश्योर करना कि ज़्यादा ही दम ना घोटा जाए, इसलिए छोटे मोटे टिंकरिंग नहीं किया, सीधे उन्होंने 12 लाख का जो दिया वो टिंकरिंग की अप्रोच नहीं है, वो बड़ा आमूलचूल अप्रोच है। आप देखिए, मैं 7.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स की फाइलिंग करते हैं, उनमें से 5 करोड़ को अब कोई टैक्स नहीं देना है। सिर्फ 2-2.5 करोड़ ही लोग बचेंगे जिनको लेकिन प्रोग्राम बजट पे नहीं है रजत जी। हाँ जी, चुनाव पे। अच्छा तो आप उसको उधर डायरेक्ट करेंगे, लेकिन अब दिल्ली की बात दिल्ली का इलेक्शन मोटा मोटा मैं आपको एक दो फिगर दे देता हूं। दिल्ली के अंदर लगभग 45% आबादी मिडिल क्लास की मानी जाती है। अब आप उसमें से टैक्स पेयर जो है मतलब और सरकारी कर्मचारी जो है 4 लाख के करीब हैं, तो 8th पे कमीशन जो है वो पहले घोषणा उसकी की ही जा चुकी है। अब इस सब के आप मुझे बीच में बताइए कि क्या असर होने जा रहा है। मिडिल क्लास वोट का भी मैं आपको एक इंडिकेशन दे देता हूं। 2020 के विधानसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को 53% वोट मिला था मिडिल क्लास का, बीजेपी को 39% वोट मिला था। तो अगर केवल उसी मिडिल क्लास की ही बात कर लें वो कुछ तो स्विंग होगा ना। नहीं बिल्कुल। और ये जो स्थिति थी 50% से ऊपर आम आदमी पार्टी की, वो तब थी जब आम आदमी पार्टी के जो चेहरे थे अरविंद केजरीवाल जी, उनके ऊपर किसी भी उनके दामन में कोई दाग नहीं था उस समय तक, और एक संघर्ष करते हुए, एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स देते हुए नेता की तरह सब लोग उनको देख रहे थे। वो इमेज में इतना डेंट आया कि मिडिल क्लास में जो एक एस्पिरेशन जिसको सेटिस्फाई करते थे वो रही नहीं। और ऊपर से अगर थोड़ा भी हिस्सा खिसकता है, 4-5% वोट आम आदमी पार्टी से वापस अगर बीजेपी के पास आते हैं, तो मैच एकदम दिलचस्प हो जाएगा। बाकी रहा सारा काम कांग्रेस कर देगी। तो आप अभी मतलब कॉल करने के लिए आपकी पोजीशन में नहीं है दिल्ली का इलेक्शन? मैं मानता हूं ये घूम फिर के माइक्रो मैनेजमेंट पे पहुंच चुका है चुनाव। काफी सीटें फंसी हुई हैं आम आदमी पार्टी की भी और बीजेपी की भी, और बीजेपी भी ये कोशिश करेगी कि आखिरी 3-4 दिन में जितना भरसक प्रयत्न हो सके टिल्ट करवाया जाए। ये स्थिति आप सोचिए, शुरुआत कहां से थी बीजेपी की? आपके पास लीडरशिप नहीं थी स्टेट लेवल पे, आपके पास अच्छे चेहरे नहीं थे आप जिनको खड़ा कर सकते। उन सारे हर्डल्स को पार करके बीजेपी इस स्तर तक तो आई है कि एक ठोस फाइट दे रही है। लेकिन अभी भी कहीं भी जा सकता है आप बोल रहे हैं। बिल्कुल कहीं भी जा सकता है। और आप बोल रहे हैं कि ये जाएगा तो एक तरफा जाएगा, बीजेपी को ही जा रहा है। हाँ, क्योंकि मुझे आम आदमी पार्टी के पक्ष में उस तरह का माहौल सौरभ दिखता नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी कह दूं, आपने जो डाटा दिया फ्लोटिंग वोटर्स का, वो यही फ्लोटिंग वोटर लोकसभा विधानसभा के अंदर डिफरेंशिएट करता है, और इसी फ्लोटिंग वोटर को बीजेपी की जरूरत थी। देखिए, मैं इसको दिल्ली के चुनाव से न जोड़ के 2 लाइन आपको कहना चाहता हूं। मैं इसको बीजेपी का कोर्स करेक्शन मानता हूं, क्योंकि मिडिल क्लास वोटर वो तबका था जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर था। कुछ लोग उसमें आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए थे, कुछ लोग कास्ट इक्वेशन के साथ जुड़े हुए थे, कुछ लोग आरएसएस और सहयोगी संगठनों के कारण जुड़े हुए थे, और उनको ये लग रहा था कि टैक्स का रिजीम कुछ इस तरह से है कि हमारी जेब से निकाला जा रहा है और दिया जा रहा है। और मेरे ख्याल से अभी तक इसलिए नहीं किया गया क्योंकि कोविड के बाद बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। फिर 2024 में उन्होंने देखा कि हमने देखिए इतना खींच दिया, फिर अगला बजट आया, लेकिन पहला पूर्ण बजट है ना, तब उनको लगा कि ये कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है, और इस कोर्स करेक्शन के बिना आगे चीजें हमारे लिए नहीं सुधरेंगी। अब अनकन्वेंशनल रिसोर्सेज के साथ सरकार कितना पैसा जुटा पाती है, क्या क्या नया कर पाती है, जैसे उसने कई टूरिज्म को उसने इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ दिया, तो कई ऐसी चीजें हैं जो करी गई है। 70 लाख मिडिल क्लास वोटर दिल्ली में, जो डेटा ढूंढ रहा था मिला, 40 लाख लोग ITR फाइल करते हैं दिल्ली के अंदर, और पूरी सीधा उनसे जुड़ा है। बिल्कुल सौरभ, पूरी संख्या की अगर बात कर लें तो उसमें लगभग 1 करोड़ हैं। अच्छा, हाँ, दिल्ली में 1 करोड़ लोग हैं, जो कि सरकार के पास जो डाटा है उसके हिसाब से दिल्ली में लगभग 1 करोड़ लोग हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली में के अंतर्गत आते हैं, और जिसमें ये जो 12 लाख का जो टैक्स रेट है उससे फ़ायदा होगा। मतलब उतने इंडिविजुअल नहीं, पूरे उतनी संख्या की अगर बात कर लें फैमिली के हिसाब से। तो दूसरी चीज़ देखें तो ये इसका पॉलिटिकल फ़ायदा मिल रहा है, ये दूसरी चीज़ है। पहली बात कि किसी भी इकोनॉमी से अगर आप बात करें बजट से पहले, तो देश की जो आर्थिक स्थिति है, वित्तीय स्थिति है, उसके हिसाब से कोई भी आपको ये अंदाजा बता रहा था कि मिडिल क्लास के हाथ में पैसा दिया जाएगा ताकि वो खर्च कर सके, करेगा। आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो ज़रूरी है। तो स्वाभाविक से वो एक आर्थिक कदम उठाया गया है, उस आर्थिक कदम का राजनीतिक फायदा भी है। नहीं, दूसरी बात, तो मैं मान लेता मैं फिर से मान लीजिए कि अगर ये दिल्ली में चुनाव नहीं होता, राजनीतिक कदम है जिसका आर्थिक लाभ भी होगा, ऐसा क्या? नहीं, अगर दिल्ली में चुनाव नहीं होता तो भी ये कदम उठाया जाता। मैंने जैसे कहा ना आपको कि जैसे जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं बजट से पहले से उनके बयान उठा के देख लें, बहुत सारी रिपोर्ट आप देखेंगे, कोई भी सामान्य व्यक्ति ये कहता है कि हाँ मिडिल क्लास के हाथ में इस पर पैसा दिया जाना है, वो इकोनॉमी के लिए आपके जरूरी है। मतलब मौजूदा केंद्र सरकार की सौरभ चिंता ये तो नहीं हो सकती ना सिर्फ कि दिल्ली का चुनाव जीत जाए,
देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाए और दिल्ली का आप चुनाव जीत जाए तो पॉलिटिकली इसका फायदा होगा, नुकसान होगा? भैया आपको इकोनॉमी ठीक रखते हुए अगर कुछ पॉलिटिकल फायदा मिला हो आप वही अफोर्ड कर सकते हैं, उस काम को किया गया। दूसरी चीज की अब आ जाइए राजनीतिक फायदे के बाद, तो शुद्ध रूप से इसमें राजनीतिक फायदा ही फायदा है दिल्ली के चुनाव के नैरेटिव के लिहाज से। दिल्ली के चुनाव में हमेशा ये माना जाता है कि अंतिम 4-5 दिन बहुत अहम होते हैं। उसके लिए बीजेपी के पास एक ऐसा नैरेटिव मिल गया जो डोर टू डोर उनका अपना संपर्क वो करवा रही है, जिसमें सांसदों तक को लगाया गया है। सांसद तो छोड़िए, केंद्रीय मंत्री भी डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। उसमें भूपेंद्र यादव की बात करें, धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, ऐसे नेता भी डोर टू डोर जा रहे हैं बताने के लिए कि क्या क्या है। तो उनके लिए एक मास्टर कार्ड मिल गया है कि अब आप एकदम से बताने की स्थिति में हैं। एक तरफ बीजेपी का संकल्प पत्र, दूसरी तरफ ये बजट, तो वहां पर नैरेटिव के हिसाब से बीजेपी को अंतिम देखिए बीजेपी की आइडियल सिचुएशन ये है कि मुझे लोकसभा चुनाव में वो 53-54% वोट मिलता है। हाँ, और 52 सीटों पे लीड हासिल हुआ। 52 सीटों पर लीड हासिल होती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में वही 15% वोट केजरीवाल जी को चला जाता है। मुझे वो 15-16% वोट रिटेन करना है। क्या वो ये इस बजट से वैसा गेन होने की उम्मीद आपको लगती है? 15-16% नहीं, 7-8% आप उसमें खींच लेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो लेकिन वे बराबरी पे आ जाएंगे। नहीं, आज 15 में से अगर 8 आपने खींचा तो आप आगे हो जाएंगे। मैं दूसरी तरह से कह रहा हूं कि वो चैलेंज इतना बड़ा नहीं है जिसको आप पूरा ना कर सकें, इतना आसान भी नहीं है जिसको आसानी से कर सकें। तो उसके लिए एक बड़े नैरेटिव की जरूरत है। जैसे शुरू में जो आई चीज़ें बीजेपी ने जो खड़ा किया अपना कैंपेन, आपने देखा होगा कि सारे बड़े नेता गायब थे। जो आमतौर पर बीजेपी 1 महीने पहले से बड़े अभियान शुरू कर देती है, वो सबको दूर रखा गया। उसके लिए एकदम अंतिम 1 सप्ताह में रखा गया। अमित शाह जैसे बड़े नेता शुरू में नजर नहीं आ रहे थे। तो उसके पीछे वजह ये थी कि ग्राउंड पे जो लोकल इशूज़ हैं, हर विधानसभा के हिसाब से जो कमियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसके आधार पे लोगों के बीच छोटी छोटी मंडली बना के 50, 100, 150, 70, 80 इस तरह के लोगों के बीच उन पे चर्चा की गई। तो भाई आपके क्षेत्र में ये समस्या है, वो हर विधानसभा के हिसाब से अलग अलग था। इसमें आरएसएस भी लगी। आरएसएस तो पहले लग रही थी इसी तरह के पैटर्न पे। मतलब नई दिल्ली के वोटर्स को जो बताया जा रहा था, रोहतास नगर के वोटर को नहीं बताया जा रहा था, सीमापुरी के वोटर को वो नहीं बताया जा रहा था। वहां पर आपके स्पेसिफिक लोकल समस्या, ताकि लोगों को पहले ये बात समझ में आ जाए कि हाँ, ये सरकार तो दिल्ली की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो कुछ कर नहीं रही है। उसके बाद आता है दूसरा चरण, जब आप बड़े नेताओं के साथ उसमें उतरते हैं। उसमें धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल, विनोद तावड़े, ऐसे ऐसे नेताओं को 2-2 विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी देकर अपने संगठन के चूल को कसते हैं। फिर आ जाती है आपकी 30-30, 35-35, 40-40 रैलियां। योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, हेमंत बिस्वा शर्मा, ऐसे पूरे नेताओं की आप फौज उतारते हैं। तो इस पूरे पैटर्न को आपको देखें तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी ने अलग अलग गियर लगाया। और इस गियर के लिए, यानी कि अंतिम सप्ताह के गियर के लिए बहुत जरूरी था कि आपको बजट में कोई ऐसी चीज मिले जिसके आधार पे आप आइसिंग ऑन द केक ये आखिरी गियर है, टॉप गियर मिल गया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये एक आर्थिक फैसला है जिसका राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। तो अब आपकी रिपोर्ट क्या कहती है, आपका फीडबैक क्या कह रहा है चुनाव को लेकर? देखिए, लगभग 20-22 सीटें ऐसी हैं सौरभ जो कि क्लोज जाएंगी। जैसे पहली बात तो ये है कि कोई भी मानेगा, अरविंद केजरीवाल खुद ही ये मानेंगे कि इस बार आम आदमी पार्टी की लहर जैसी चीज नहीं है। दूसरी चीज कि आम आदमी पार्टी आउट हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर 2-3 दिन पहले तक के फीडबैक को देखें तो ऐसा समझ में आ रहा था कि 6-7-8 सीटें तक निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी ज्यादा मजबूती स्थिति में, लगभग 30 सीटों के आसपास आम आदमी पार्टी ज्यादा मजबूती स्थिति में थी। बीजेपी 22 से 23 सीटें ऐसी थी जहां पे वो मजबूत थी। अंतिम जो 20 सीटें बची इन दोनों के अलावा, लगभग 18 से 20 सीटें, वहां पर असली मुकाबला होना है। उसमें से कई सीटें नजदीकी मुकाबला। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि ये 4-5 दिन का कैंपेन इनका कैसे। आज आपकी कोई बीजेपी नेताओं से बात हुई है? वो कुछ बजट के बाद जब मैं वो कह रहा था तो वो एकदम से एडमेंट हैं कि 42 सीटें हमारी आ रही हैं मिनिमम, 47 सीटें मैक्सिमम। और ये सौरभ दिलचस्प ये है कि ये उन 52 में से ही है। मतलब 18 सीट तो आप सोचिए कि बीजेपी सीधे सीधे अपने 70 में से 18 तो मान के चल रही है कि ये हमारे काउंट में नहीं है। तो आम आदमी पार्टी को उसका फायदा है। अब 18 से 12 और जोड़ ली तो 30 तो सीधे 42 मिनिमम मान रही बीजेपी एकदम से। वो नेता ये भी दावा कर रहे हैं वो लोग ये शर्त लगा सकते हैं। मैंने कहा कि शर्त तो ऐसे आप लोग कई बार लगाते हैं, हारते भी हैं, जीतते भी हैं। लेकिन जो चुनाव में लगे हुए लोग हैं वो ये कह रहे हैं, ये मानते हुए कि हाँ ये मजबूत चुनाव है। वो भी नहीं कह रहे हैं कि एकदम से बीजेपी की लहर ही है। मजबूत चुनाव है लेकिन हम लोग जीत रहे हैं। वो अपना वोट परसेंटेज भी बता रहे हैं कि 46 से 47% के आसपास हमारा वोट परसेंटेज जाएगा। 6 से 7% वोट परसेंटेज में हम लोग आगे रहेंगे आम आदमी पार्टी। 6-7% वोट से आगे रहेंगे। फिर क्या कॉन्टेस्ट बचा? 6% की लीड अगर बीजेपी मान के चल रही है सर, फिर मतलब क्या इलेक्शनरिंग पे क्या बचा? ऐसा हुआ तो अगर वो कह रहे हैं 6% लीड, कई बार ऐसा होने पे गलत भी। जैसे बंगाल के उदाहरण आप उठा के देख ले, बंगाल में एकदम से वो कॉन्फिडेंट थे, गलत साबित हुआ। कई बार ऐसा होता है। हरियाणा में नहीं थे एकदम से कॉन्फिडेंस, हरियाणा में उल्टा रिजल्ट आया। जैसे हरियाणा में मुझे बीजेपी का एक भी नेता सौरभ ऐसा नहीं मिला था जो ये कह रहा हो कि हाँ हम लोग
अच्छा कर रहे हैं। लेकिन प्री बजट पोस्ट बजट आपको बीजेपी के लोगों में कॉन्फिडेंस में अंतर दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल, उसमें जबरदस्त ये दिख रहा है। उसमें सिर्फ हम लोग एक इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, उसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेके वो अब आप केजरीवाल जी का सोचिए, केजरीवाल जी अब कभी कभी नेता जो जैसे बात करता है और जो मैसेजिंग करता है उससे ही पता लगता है कॉन्फिडेंस कैसा है। अब आप बताइए ये क्या बताता है? केजरीवाल जी पिछले 2 दिनों से अपील जारी कर रहे हैं। पहले एक दिन कांग्रेस के वोटरों के लिए अपील जारी की थी, फिर दूसरे दिन कल उन्होंने बीजेपी के वोटरों के लिए अपील जारी की। उन्होंने कहानी सुनाई है कि मुझे एक बीजेपी का कट्टर समर्थक मिला, उसने मुझसे पूछा कि सर आप चुनाव हार गए तो मैंने उससे पलट के पूछा तुम बताओ अगर मैं चुनाव हार गया तो। फिर मैंने उससे पूछा तुम्हारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? बोला हाँ सर। अस्पताल जाते हो सरकारी अस्पताल? बोला हाँ सर। बस में तुम्हारी बीवी ट्रैवल करती? बोला हाँ सर। बोला तुम्हारे 25,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा मैं हार गया तो। अब वो जिस लेवल पर ले गए हैं ना उसको, अब ये कॉन्फिडेंस के बारे में क्या बता रहा है? सर एक लाइन पूछता हूँ, ये जो आम आदमी उनसे मिला कट्टर सपोर्टर, ये आईबी वाले लेके आते कि राव वाले लेके आते? अरे मैं एक लाइन भूल गया। सुनिए, हाँ अंत में निष्कर्ष क्या स्टोरी का? निष्कर्ष उनका ये था कि फिर उसने जाते जाते मुझसे कहा सर मैं बीजेपी तो नहीं छोड़ूंगा, वोट आपको दूंगा। उनका ना उनके पास एक बहुत बड़ा कलाकार फिल्म मेकर है जो उनको रोज सुबह एक स्क्रिप्ट दे देता है कि सर आज आप जो है सर जी ये स्क्रिप्ट चलाइए, और दिन भर उस कॉन्फिडेंस में स्क्रिप्ट चलाते हैं कि उनको लगता है कि मैं ये अपनी जानकारी के आधार बनाता हूँ कि मैं स्वयं नहीं अरविंद केजरीवाल ही खुद स्क्रिप्ट राइटर है, वो खुद ही डायरेक्टर है, वो खुद ही एक्टर है, वो खुद ही प्रोड्यूसर है। आप डेस्परेट साउंड कर रहे हैं केजरीवाल या नहीं? देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये दिखाई देता है, क्योंकि उनकी बॉडी, अब जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने आपको बताया 2015 में लिख के देने वाली जो परंपरा है उसकी शुरुआत मेरे से हुई थी, क्योंकि उन्होंने मजाक में मुझसे कह दिया था कि भाई कांग्रेस की 0 सीटें आएंगी। वो एक दावा था, ऐसी सिचुएशन थी नहीं। मैंने बोला लिख के दे दो, तो उन्होंने कागज निकाला, लिख के दे दिया। उसके बाद वो गुजरात चुनाव में लिख के देते रहे, कई बार उन्होंने पंजाब। लेकिन अब वो कहते हैं कि मैंने गीता पढ़ी और गीता पढ़ने के बाद जो है मुझमें मेरा कहा है लिख के देना अहंकार होता है। मुझे बोला उन्होंने 25 तारीख को इंटरव्यू किया। जी यहाँ मैंने देखा, वो मैंने आप ही का इंटरव्यू देखा। अहंकार आ गया था मुझमें जब मैं जैसे लिख के देता था, अब मैं लिख के नहीं दूंगा। नहीं, ये डेविड गुलायत में डेविड बनने की कोशिश है कि अरे मैं तो दबा कुचला सा छोटा सा नेता हूँ, मेरी क्या हैसियत। यही उनका पब्लिक नैरेटिव है। ये पब्लिक, ये लेकिन फिसला है ये। देखिए काफी लोग जेल गए, या बड़े बड़े नेता, ट्रंप को जेल डालने वाली सिंपैथी मिली, आप झारखंड में देखिए सिंपैथी मिली, अब हर जगह देखिए नेताओं को सिंपैथी मिलती है जेल जाने पे। चंद्रबाबू नायडू को देखिए, यही एक ऐसे नेता होंगे, अनोखे नेता, जेल जाके भी इनको 0 सिंपैथी पे। आज मुझे नहीं लगता दिल्ली की जनता में जेल जाके जीत गए चुनाव। मैं बोल रहा हूँ, पब्लिक खड़ी हो जाती है, कहती मेरे नेता को जेल में आपने टच क्यों किया, कैसे जेल भेजा? दिल्ली में इनको क्यों नहीं मिलेगी सिंपैथी? क्योंकि ये जिस मॉरल प्लेटफॉर्म पे खड़े होने की हमेशा कोशिश करते थे और सामने वाले को कोसते थे कि भाई इनके अंदर मॉरल्स ही नहीं है, वो कोर इनकी आइडियोलॉजी जो थी उसी पे प्रश्न चिन्ह लग गए, बड़े गहरे लगे, और उसका स्पष्ट क्लैरिफिकेशन आज तक आम आदमी पार्टी की तरफ से आया नहीं है। जो भी बोलते हैं गोलमोल जवाब रहता है, जो एक कन्विक्शन होनी चाहिए आवाज में, वो आज तक मुझे नहीं दिखी। और वो रियल मुद्दों पे तो अरविंद केजरीवाल जवाब ही नहीं देते। पिछले 5 साल से किसी भी रियल मुद्दे पर उन्होंने जवाब दिया हो या उनकी पार्टी के लोगों ने जवाब दिया हो। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ऐसा करते हैं कि जो इशू अनकंफर्टेबल हो जाता है उसके साइड से बचते हैं, लेकिन कोर इशू को एड्रेस करना, कोर लोगों को एड्रेस करना, अगर ऐसा होता ना तो अरविंद केजरीवाल के पास अगर उसी तरह का सपोर्ट बेस बना होता तो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद एक बड़ा आंदोलन दिल्ली के अंदर मैं करप्शन इश्यूज की बात नहीं करता सर, लेकिन एक बात तो मैं डिफर करता हूं आपसे कि केजरीवाल को ग्राउंड रियलिटी पता है। अगर काम नहीं हुआ दिल्ली में तो कोई नॉर्मल नेता होगा तो वो ये कहेगा कि नहीं, वो मानेगा नहीं कभी कि काम नहीं हो पाया। ये लोग मान रहे हैं कि कहीं गड़बड़ रह गई, सड़कें नहीं बनी तो बोला उन्होंने सड़कें। आप बहाना जरूर बना लो कि मैं जेल में चला गया, पीछे से उन्होंने गड़बड़ कर दी, लेकिन उन्होंने कहा सड़कों में प्रॉब्लम है, हम बना रहे हैं। सीवर में लगे हुए हैं इनके लोग बनाने में। मतलब ग्राउंड की बात आपको बता रहा हूं, काम में देरी हुई है, ये लोग रियलाइज कर रहे हैं कि हमें उसका नुकसान हो सकता है, उसको कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना करेंगे ये नहीं कह सकते। पहले चीज़ है सौरभ, जैसे आपने कहा ना कि सिंपैथी क्यों नहीं मिलेगी, जब ये जेल गए तो पहले का माहौल होता तो आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर लोग सड़कों पे आए होते। बिल्कुल वो नहीं था। जब बाहर आए तो जिस प्रकार का प्रोसेसन निकालने की तैयारी थी और उसमें कैसे कैसे लोग आए, किस तरह से लाना पड़ा लोगों को, वो एक दूसरा सिम्टम था जिसमें ये समझ में आ रहा था कि इसका मतलब जनता आपसे कनेक्ट अब उस रूप में नहीं कर पा रही है। वो सेल्फ ड्रिवन लोग नहीं थे जो कि इनके बाहर निकलने आने के बाद एकदम से सड़क पे आ जाएं। कई नेताओं को इसमें बोला गया, लगाया गया, जैसे रैलियों में जैसे आती है ना वैसे लेके आया गया। वो अरविंद केजरीवाल नहीं थे। लेकिन तीसरी चीज़ जो की खासियत है, जो आपने कहा कि वो कम्युनिकेशन में जवाब नहीं,
नैरेटिव सेट करने में जवाब नहीं। आप सोचिए ना, बीजेपी के हर नेता को ये बार बार हर मंच से बोलना पड़ रहा है ना कि हम जो भी कल्याणकारी योजना है हम उसको बंद नहीं करेंगे। ये है उनकी ताकत। जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो जिस अंदाज में करते हैं उसमें सीधे सीधे अपना जो खास वोट है, जैसे झुग्गी झोपड़ी में जाके सौरभ ये कहना कि ये तुम्हारी झुग्गी तोड़ देंगे बीजेपी वाले आएंगे तो, यार एक झुग्गी में किसी आदमी को रखे हो, दूसरी तरफ केंद्र की सरकार उनको शानदार फ्लैट बना के दे रही है और फिर भी आप अपना नैरेटिव दे रहे हो कि नहीं तुमको झुग्गी में ही रखना है वरना ये बीजेपी वाले झुग्गी तोड़ देंगे। अरे झुग्गी तोड़ के उसको फ्लैट देने वाली है बीजेपी और दे रही है, इतने सारे लोगों को दे दिया गया, फिर भी उस नैरेटिव को गढ़ना। और कई जगह मुझे जो चुनाव में लगे हुए लोग थे वो बता रहे थे कि वो मैसेजिंग भी जाता है नीचे। अच्छा, ऐसे लोग भी हैं जो कि घर तो घर होता है, चाहे कोई कहीं भी रहता हो, बिल्कुल वो इमोशन जुड़ जाता है और ये अरविंद केजरीवाल की खासियत है, उसमें तो जवाब नहीं। अदरवाइज आम आदमी पार्टी में है क्या? तो अब अरविंद केजरीवाल की उनको उम्मीद किससे है? उसी अपना जिसको हम लोअर मिडिल क्लास या उससे नीचे का तबका जो माने दिल्ली में, उससे उम्मीद है? बिल्कुल 25-30% दूसरी उम्मीद जो उनको होती है कि अगर कोई एक लंबा वीकेंड पड़ जाता तो मिडिल क्लास चला जाता छुट्टी पे, वो पड़ गया बुधवार को बीचों बीच हफ्ते के, तो छोड़ के कहाँ जाएगा? अगर वोटिंग कर दी मिडिल क्लास ने, बट मिडिल क्लास में एक सेक्शन था सर जो अरविंद केजरीवाल को पसंद था। हाँ, मैं मैं आपको 2015 का बता रहा हूँ, 13 का बता रहा हूँ, 20 का बता रहा हूँ। अपर मिडिल क्लास के अंदर, हायर क्लास के अंदर एक सेक्शन था जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है, वो मुझे कहता था कि भाई मैं तो अरविंद केजरीवाल को डाल के आया हूं। मेरे कई सारे दोस्त 2015 और 2020 में मोदी जी के आने के बावजूद मिडिल क्लास के अच्छे बड़े बड़े बनिए कि भाई मैं तो उसको डाल के आया हूं। बोले क्यों? बोले कुछ चेंज तो लाएगा यार, कुछ तो करेगा, कुछ तो करेगा। ये जो कुछ तो करेगा वाली उम्मीद है अब क्या कह रहे हैं आपके दोस्त? वो निराश है। कई सारे लोग, जैसे मैंने एक आम आदमी को सोशल मीडिया पे पढ़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने मुझे फोन किया या बताया, मैंने सोशल मीडिया पर जो पढ़ा उसके हिसाब से उसने यही बोला कि 2013 में ये क्रांति करके आए थे, 2015 में इन्होंने उम्मीद दी, 2020 में कहा कि 2015 से 2020 तक मुझे कुछ नहीं करने दिया गया, उसके आधार पर 2020 में फिर से आए। लेकिन 2020 के बाद क्या? प्रदूषण कहाँ गया, सड़कों का क्या हाल हुआ, सीवर का क्या हाल हुआ? मैं अरविंद केजरीवाल का कोई राजनीतिक विरोधी नहीं हूं या मैं उनका कोई ऐसा नहीं हूं कि मैं चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जाएं। अरविंद केजरीवाल राजनीति के अंदर बने रहेंगे, नेशनल पार्टी के वो लीडर हैं, नेशनल पार्टी के वो सर्वे सर्वा हैं, वो इतने जुगाड़ू और इतने मास्टरमाइंड है कि राजनीति में अपनी जगह को तलाश लेंगे। लेकिन उनकी जो बेचारा वाली इमेज है ना, उसको बहुत डेंट लगा है और हर बार बेचारा बन जाने से, ये कह देने से जी मैं कर नहीं पाया, इससे काम नहीं चलता। वो अब 70 तो छोड़ो, एक नई दिल्ली सीट पर क्या होगा? नई दिल्ली सीट पर सरकारी कर्मचारी जबरदस्त हैं, 40% तो मैंने सुना सरकारी कर्मचारी हैं उस सीट के ऊपर। गोल मार्केट के पूरे इलाके में वही फ्लैट है, क्यों साथ? बिल्कुल तो केजरीवाल जी की तो अपनी सीट के लाले हैं और झुग्गियां वहां से वैसे ही शिफ्ट कर दी गई हैं वहां से। हाँ? जो झुग्गियां थी उसको शिफ्ट करके बढ़िया मकान दिए गए हैं। कुछ है ऐसा नहीं, वाल्मीकि, कुछ तो है ही, पहाड़ी और सरकारी कर्मचारी और धोबी, ये तीन बड़ी ताकत है वहां पे और ये हमेशा से ही उनके पक्ष में वोट करते रहे अभी तक के चुनाव में। इस बार उसमें डेंट दिख रहा है। वो डेंट जितना बड़ा होगा और संदीप दीक्षित जितना मजबूती से लड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या उतनी बड़ी होगी। 8th पे कमीशन का कोई असर जो अनाउंस किया? मैसेजिंग के लिहाज से निश्चित तौर पे, और उसमें तो कोई दो राय ही नहीं कि भाई समय से पहले आपने अनाउंस कर दिया। और वही जैसे अरविंद केजरीवाल की भी पॉलिटिक्स यही है ना कि आप सबसे भाग ज़्यादा दिखाते रहे हो, तो उस टर्फ पे भी लाके उनको। अच्छा, वैसे ऐसा नहीं होता क्या कि मतलब मान लें जो हम कह रहे हैं कि भाई आपने मिडिल क्लास को इतना बड़ा तोहफा दे दिया तो मिडिल क्लास तो मोदी की तरफ अब शिफ्ट हो जाएगा। जो दे दिया सो दे दिया ना, वापस थोड़ी ले लेंगे मोदी। वोट मेरा वोट इज वो एक अलग, वैसे सोचे तो एक अलग चीज है। तो अभी भी आम आदमी पार्टी कंफ्यूज करने में कम थोड़ी है। वो कह रही है हफ्ते भर बाद बिल लाएंगे और ये जब किए जाते हैं जो 12 लाख दिए है ना, उस 12 लाख में इतने इफ्स एंड बट्स लग जाएंगे कि आपका फिर जेब से निकल जाएगा। वो बहुत स्ट्रांगली इस नैरेटिव को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिल आज क्यों नहीं आ रहा है, वो आप उनको सुन लीजिए। वो कह रहे हैं बिल आज क्यों नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं बिल चुनाव के जो है हो जाने के बाद क्यों आ रहा है, वोटिंग के बाद क्यों आ रहा है। तो जहां पे आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप लोगों को कंफ्यूज। नई दिल्ली सीट का क्या है सर, केजरीवाल जी की सीट का असेसमेंट आपका? मेरा असेसमेंट ये कहता है कि मैं नहीं कह रहा कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। नई दिल्ली सीट एक डिसाइडिंग सब तो बोल दिया आपने, क्या बचा? आप मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं? ये देवेंद्र और सौरभ की साजिश है कि मुझे घेर घेर के वहीं ले जाते हैं। लेकिन देखिए, मैं जो कह चुका हूं मैं उससे पलटने वाला नहीं हूं। हो सकता है मेरा विश्लेषण गलत हो सकता है मेरी समझ गलत हो, लेकिन जो मैंने 1993 से आज तक दिल्ली के चुनाव में देखा है, मैं उसी के आधार पर बात कर रहा हूं। सीधा पूछ लेता हूं, क्या केजरीवाल जी अपनी सीट हार भी सकते हैं?
हार सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हार सकते हैं, बिल्कुल हार सकते हैं। और उनको एक टफ फाइट में देवेंद्र इस बात से एग्री करेंगे कि उलझाया हुआ है, उसमें कोई और दो हर राय तरफ से उलझाया हुआ है। संदीप की तरफ से भी उलझाया हुआ है, प्रवेश वर्मा ने और ज्यादा उलझाया हुआ है, प्रवेश वर्मा का ज्यादा सपोर्ट है, संदीप खुद के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये जानता हूं कि संदीप को कांग्रेस के संगठन से किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है, संदीप जो कर रहे हैं खुद के बल पे कर इसको रहे हैं। सर थोड़ा सा ऐसे समझ लें अगर कि जैसे कोई भी व्यक्ति मानेगा कि आम आदमी पार्टी की जो पहले के 2 चुनाव की लहर थी वो इस बार नहीं है, पहली बार उसका नुकसान अरविंद केजरीवाल को भी होगा। दूसरी चीज़, कोई भी ये मानेगा कि कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट न्यू दिल्ली सीट पे हुआ करते थे उनमें संदीप दीक्षित सबसे मजबूत हैं, मतलब उनसे ज़्यादा वोट इनको आएगा। तीसरी चीज़ कि बीजेपी के जो 2-3 चुनाव में जो कैंडिडेट रहे हैं उसमें प्रवेश वर्मा सबसे ताकतवर हर तरीके से, पॉपुलरिटी के हिसाब से, संसाधन के लिहाज से। तो ये तीनों चारों चीज़ें सिंपल में वे में बता रही है ना कि हाँ भाई मुकाबला तो आपका टफ होने ही जा रहा है। और मार्जिन ही जब आपका जीत का लगभग 30,000 रहा हो, हालांकि विधानसभा के लिए 30,000 की संख्या छोटी नहीं होती, लेकिन 30,000 की संख्या ऐसी भी नहीं होती कि उस गैप को पूरा न किया जा सके। तो वहाँ पे बस आपको 15,001 वोट लेके आना है। और नैरेटिव के हिसाब से सोचिए कि केंद्र की सड़क परिवहन मंत्रालय ने सिर्फ दिल्ली में 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट या तो पूरा कर दिया है या पूरा कर रही है। बावजूद इसके इस पूरे चुनाव में कहीं वो डिस्कोर्स बीजेपी उस तरीके का बना पाई। यही काम अगर अरविंद केजरीवाल के पास रहता तो मोहल्ला क्लिनिक का बाप बना दिया होता इस चीज़ को। NH-24, कोंडली वाला, दिल्ली के टर्मिनल 3 पे जो ऊपर सड़क बनी है कि ऊपर फ्लाइट लैंड कर रही है, नीचे गाड़ी जाएगी, सामान्य गाड़ियाँ जा रही हैं, वो पेरिस में मैंने वैसा देखा था और यहाँ पे वो बनवा रहे हैं। मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है, पता नहीं, मतलब ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ कि दिल्ली में बीजेपी की कोई काम होते भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो ये उसका शोर इसलिए भी नहीं बचाते, दिल्ली वालों को क्या पता ये दिल्ली किसने काम किया है, क्रेडिट केजरीवाल को जाएगा। दिल्ली आप आम वोटर के, आम शहरी के हिसाब से सोचो, उतने उसको क्या फाइटर पता नहीं ये है। एमसीडी की सड़क है कि पीडब्ल्यूडी की सड़क है कि CPWD की सड़क है। ये क्यों है? क्योंकि दिल्ली में जो नेता है वो उतने जुझारू नेता ही नहीं है, फाइट नहीं करना चाहते हैं सड़क पे। आपके पास देखिए इसके पहले भी जो रिजल्ट्स रहे हैं, अगर संगठन की ताकत होती, चेहरा हो या नहीं हो, छत्तीसगढ़ में हमने देखा संगठन की ताकत पे आप इतना टफ मुकाबला दे सकते हैं आम आदमी पार्टी को, लेकिन अगर नेता ही नहीं लड़ने को तैयार हैं छोटे छोटे भी, तो फिर कहां से मोमेंटम बिल्ड होगा? थोड़ी कांग्रेस की बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस अगर वोट ले रही है इस चुनाव में तो फिर वो एक अलग डायनेमिक्स है। लोग कहते हैं कि अगर 10% के ऊपर कांग्रेस जाती है तो फिर तो गेम बहुत ही डिफरेंट किस्म का होगा। खासकर आप सर मुस्लिम एरियाज के अंदर जो चल रहा है वो सुनिए, कांग्रेस का खूब शोर सुन, मैं तो सुन रहा हूँ कांग्रेस का। अभी मैंने सुना इमरान हुसैन, मैं एक्स पर ही मैंने एक वीडियो देख रहा था, वो गए बल्ली मरान में, मस्जिद से अनाउंसमेंट हो रही है कि देखो मंत्री जी आए हैं, हमने इनसे कहा था राशन की दुकान खोल दो, उन्होंने नहीं खोली, वोट फॉर कांग्रेस, वोट फॉर कांग्रेस। वहां हो रहा है, सुन रहे हैं ओखला में अमानतुल्लाह खान फंस गए हैं, वहां पर मुस्तफाबाद में प्रियंका गांधी जा चुकी हैं, मुझे लगता है राहुल गांधी की भी रैली हो चुकी है वहाँ पर AIMIM भी है, वहाँ की सीट भी फंसी हुई है। मुस्लिम एरियाज में भी आम आदमी पार्टी कॉर्नर्ड है। बिल्कुल कॉर्नर्ड तो है, लेकिन सवाल यह है कि अब इस परिस्थिति के बाद कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस किस तरह का कैंपेन करती है, कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ती है। कांग्रेस ने क्या उस तरह से दिल लगा के कैंपेन किया, दिल लगा के उसके टिकट नहीं किया? मुझे तो लग रहा है कैंपेन में अब तेजी आई है सर। रस्म अदायगी के लिए आए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अब आया, हाँ रस्म अदायगी के लिए आए, बहुत आखिरी डेट पे। उनकी 3 रैली, वो कंफ्यूज है, उनकी 3 रैली कैंसिल हुई। चलिए सौरभ, मैं एक बार आप ही ने वजह बताई थी इसकी 2 दिन पहले। क्या ये उस दिन से आए हैं गेम में, या उस दिन से इनको अंदर से आग आई है कांग्रेस वालों को जिस दिन से राहुल गांधी की फोटो लगाई है भ्रष्टाचारी? वो भी एक इश्यू हो सकता है, तब वो लिहाज कर रहे थे। वो भी एक इश्यू हो सकता है, लेकिन उस थ्रो के बाद क्या कांग्रेस संगठन पूरे लेवल पे इस चुनाव को लड़ रही है? मैं आज की रिपोर्ट बता देता हूं कि नहीं उस तरह से नहीं लड़ रही है कांग्रेस जिस तरह से उसको लड़ना चाहिए था। और अभी भी जो लोकल लीडरशिप है और राहुल गांधी है, उनके आपस में बड़े सारे डिफरेंसेस हैं। कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ी इनफाइटिंग है, कांग्रेस खत्म हो गई है लेकिन फिर भी वो लड़ते ही रहते हैं। मुझे पता नहीं आया आज तक वो लड़ते इतना क्यों है, क्योंकि बाकी पार्टियों में भी ये होता है, ईगो की प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन कांग्रेस में कुछ ज्यादा ही होता है। और ये परंपरा कांग्रेस के अंदर बहुत समय से रही है। और अभी भी जो है, जिस तरह का मेरे को लगता है कि जिस तरह का स्कोप कांग्रेस के पास था, उसको मतलब यूटिलाइज करने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए वोट में या वोट परसेंटेज में अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए मुझे नहीं लगता उतनी मेहनत कांग्रेस कहीं गेम में नहीं है आपके हिसाब से अभी फिलहाल? कांग्रेस इतने गेम में है कि अपने 4-5% वोट बढ़ा ले, इस तरह के गेम में वो है।
एक आध दो सीटें वो निकाल सकती है, ये डिपेंड करता है कि उस कैंडिडेट की खुद की वर्थ क्या है, लोकल इक्वेशन किस तरह से बैठते हैं। और आपको ये भी देखना होगा ना, विधानसभा का चुनाव बड़ा लोकलाइज चुनाव होता है। जैसे आपने बल्ली महाराज से, मेरे ख्याल से हारून यूसुफ है ना, हारून यूसुफ बहुत पुराने नेता है वहां के, और कई बार मंत्री रहे, कई बार उन्होंने कई तरह के काम किए। इमरान हुसैन उसके हिसाब से काफी नए हैं, तो हारून यूसुफ का भी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। तो विधानसभा चुनाव में इन बातों का भी फर्क पड़ता है। जी हाँ, राहुल गांधी को करप्ट कहा अरविंद केजरीवाल ने, वो अरविंद केजरीवाल की भी मजबूरी थी, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि जिस तरह का कैंपेन राहुल गांधी दिल्ली के अंदर कर सकते थे, उस तरह का कैंपेन उन्होंने अभी तक नहीं किया है। कर सकते थे जो उनकी पॉसिबिलिटी थी। और मैं इसमें यह भी कहता हूं, आप मुस्कुरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भ्रष्टाचारी कह दिया, सब तो कह दिया। और उसके बाद राहुल गांधी कहां है, मुझे बताइए ना। एक ट्वीट किया उन्होंने ढंग का कि भाई मैं इसलिए रैली में नहीं आ पाया, मेरा आपके लिए ये संदेश है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। फिर लोग ये भी बताते हैं ना कि देखिए वो अभी महू चले गए थे, अब 27 तारीख को महू चले गए ना। अगर करना था तो 26 तारीख को या 25 तारीख को एक रैली दिल्ली के अंदर कर देते, अगर आपका गला ठीक। महू के बाद तो रैली की है दिल्ली में उन्होंने, 28 तारीख को की है, 28 तारीख को की है। नहीं, लेकिन सब ऐसे अगर देखें ना, तो अगर वनडे मैच में जैसे 50 ओवर का मैच होता है, कांग्रेस पार्टी की रणनीति ऐसी थी कि शुरू के 5 ओवर में तेजी दिखाई, फिर अचानक से ये मैसेज उनको मिलने लगा कि बीजेपी आ जाएगी हमारे ये करने से, अगर हम एक्टिव हुए तो। और ये जो strategic एलाइज थे confusion उन्होंने जो है ना, डाला। उसके बाद आप देखें कि इतने उनके मैनिफेस्टो भी खराब नहीं थे, काफ़ी बेहतर थे। उस समय डीके शिव कुमार से लाके आप लॉन्च करा रहे हो। प्रियंका गांधी कहाँ थी भाई? महिलाओं के लिए अगर कोई योजना लेके आनी है, प्रियंका गांधी यहीं पे मौजूद है, वो कर सकती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ा तो बनाते आप, आपने वो नहीं किया। फिर अंतिम 16 ओवर जब 5 ओवर बचा है, उसके बाद आके आप वो सब अटैक आप शुरू किए, और लीकर पॉलिसी, शीश महल, इस तरह की बातें अब कर रहे हैं। पूरे कैंपेन के दरमियान ये नहीं किया, क्योंकि वो लोग इस नैरेटिव में ज़्यादा थे। खासतौर पर राहुल गांधी के बारे में यही पता चलता है कि बीजेपी को जीत हासिल नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, अपना चाहे मुझे चोर कह लें, हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए उस लेवल। जबकि पहली बार की उनकी रैली के बाद केजरीवाल का रिएक्शन तीखा था, और कांग्रेस के नेताओं ने तो बाकायदा उन सारे ट्वीट्स वगैरह को राहुल गांधी के पास भेजा कि देखिए आप नहीं बोल रहे हैं और ये क्या कुछ किया जा रहा है। तब भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी को ज्यादा बड़ा अपना एनिमी मानती है अरविंद केजरीवाल की तुलना में। आपने मूवी देखी कभी? हाँ कभी ना। ये जो ब्रेकिंग न्यूज आई है, 8 दिल्ली के एमएलए ने टिकट नहीं कल मिला। की खबर तो टिकट नहीं मिला था इनको, ये वो है जिनको टिकट नहीं मिला। लेकिन ये सब जो छोटे छोटे डेंट हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स में, ये सब टाइट मैच में तो लेकिन ये सबके साथ होता है ना, दिक्कत ये है। नहीं, बट बीजेपी के पास उतना नहीं होगा यहाँ ठीक है, लेकिन रजत की बात में एक लाइन ऐड करना चाहूंगा देवेंद्र, आपकी परमिशन से। सर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है ना कि 8 एमएलए उनके एक साथ आए, ओल्ड सेक्रेटरीट के अंदर जमा हुए, अरविंद केजरीवाल को इसकी भनक नहीं लगी, और उसके बाद वो छोड़ के पार्टी चले गए। तो ये भी अरविंद केजरीवाल जिस तरह के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिस तरह से पार्टी पे उनका कंट्रोल है, मुझे ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है देवेंद्र। असल में इन सब लोगों को लेके वो पहले से इतने लापरवाह थे ना, उनको पता था कि हाँ ये सब किसी काम के नहीं है, जनता में अच्छा। ये तो बात तो सही है ना कि आम आदमी पार्टी में 2-3 को छोड़ दें तो बाकी नेता किसी काम के नहीं, कोई उनको जानता नहीं, उनको जानने नहीं दिया जाता। सिस्टम सारा ऐसा है कि ऊपर से गवर्न करके बताया जाता है। तो उतना ज़्यादा सेंट्रलाइज सिस्टम तो किसी भी दल में नहीं हो सकता जितने आम आदमी पार्टी में। वो तो वन मैन शो है, तो वहाँ पे उनको बहुत पड़ी नहीं थी। इसलिए टिकट बंटवारे से बहुत पहले से उन्होंने कहना शुरू कर दिया था अपने लोगों के बीच में कि, और ये मैसेजिंग थी कि 35 से 40 लोगों के टिकट काटे जाएंगे। ये कोई आसान बात नहीं थी इस तरह की मैसेजिंग। ये आदमी तभी दे सकता है जब एकदम से बेपरवाह हो कि किसी के जाने से हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और हकीकत भी है। आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर हैं उनको सिर्फ एक केजरीवाल का चेहरा चाहिए, और केजरीवाल का चेहरा है तो फिर आपको दिल्ली में भी ऐसे वोटर्स हैं ना जो कि ये कहते हैं कि केंद्र की सरकार अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने देती। अब मैं तो बोला केजरीवाल के सपोर्टर को और राहुल गांधी को किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने अभी बोला जाते हैं, जाते हैं तो जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं एक शेर सुना दूं इसी माहौल में। हाँ, एक शेर है जो इस तरह की राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ा फिट बैठता है। मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारो, मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारो, कि मैं जमीन के रिश्तों से उठ गया यारो। क्या बात है। सारा शहर ही जिसकी तलाश में गुम था, सारा शहर ही जिसकी तलाश में गुम था, मैं उसके घर का पता किससे पूछता यारो। क्या बात है। तो अरविंद केजरीवाल खटखटा रहे हैं अभी दिल्ली के दरवाजों पर, लेकिन अभी उनको फाइनल डेस्टिनेशन का एड्रेस नहीं मिला है, जहां तक मुझे समझ पड़ता है या मेरा विश्लेषण कहता है। लेकिन चुनाव सौरभ बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई तीसरी बार का चुनाव किसी भी सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर स्वाभाविक तौर पे खो जाता है। नो डाउट। प्लस अभी भी दिख रहा है कि एक वन मैन शो अकेले अपने दम पे व्यक्ति बीजेपी जैसे पार्टी को इस रूप में कर रहे हों कि आज भी आपको नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं एक तरह से आप कहें तो,
कभी भी वो स्थिति नहीं है। तो ये अरविंद केजरीवाल की खासियत ही है, उनकी ताकत है। देखिए, मैं हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि हर पार्टी एक बड़ा यूनिक स्पेस को ऑक्यूपाई करने के हिसाब से डिज़ाइन निर्मित होती है। जब आप अपने डोमिनेंट थीम को छोड़ देते हैं तो आपका हश्र काफ़ी बुरा हो सकता है। शिवसेना ने जब अपनी कोर आइडियोलॉजी को छोड़ के दाएं बाएं करने की कोशिश करी तो दिक्कत हुई। अरविंद केजरीवाल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नॉर्मल पॉलिटिशियन की तरह नहीं आए थे। हम लोगों को मालूम है, हम लोग खुद 2013-14 में विदेश के लोगों को, आईटीएंस को बुला बुला के हम लोगों ने छोटी छोटी बैठकें करवाई, सब कुछ किया, क्योंकि एक प्रॉमिस थी अलग राजनीति की। सिर्फ एक्सक्यूज देने वाली राजनीति लेकर नहीं आए थे। उन्होंने बोला कि बाकी सब नेता एक तरफ, मैं एक तरफ। जो ये इनकी जो कोर वैल्यू लेकर आए, टेबल पे रखा उन्होंने, सबको दिलचस्प लगा। बट पिछले 5 सालों में मैंने उनको इतना विड्रॉ होते हुए देखा अपने कोर इश्यूज से, जितना किसी भी नेता ने। ये तो वही बात होगी, अगर भाजपा अगर हिंदुत्व का कोर एजेंडा छोड़ दे तो क्या बचेगा बीजेपी? बात है, और यही एग्जैक्टली यही हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ। इसका इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल एक मंच पे प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के लिए वोट मांग रहे हैं, तो कोई अंतर ही नहीं रह गया। कुछ नहीं। अखिलेश यादव खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो बात आपने कही, आप नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं हो ना, आप वही पॉलिटिक्स करने नहीं आए थे, और वही तभी आपके अंदर जो एक चैलेंजर का एक वो था कि आप शीला दीक्षित जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी, होम कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिना डरे, अरे हारूंगा तो हारूंगा, मैं यहाँ पे परिस्थितियों को बदलने आया हूं, वो कहां है वो केजरीवाल? और मुझे ये जो नए केजरीवाल हैं, ये मुझे नहीं अच्छे लगते। वो पिछले केजरीवाल अगर आज भी रीइन्वेंट कर सकते हैं तो मुझे लगता है दिल्ली की जनता आज भी खड़ी हो जाएगी। आपको याद होगा 2020 में इन्होंने बोला था, हाँ मोदी जी दिल्ली के केंद्र के लिए और स्टेट के लिए मैं हूं, और उस डाइकोटमी में भी वो सर्वाइव किए। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, हाँ ठीक है केंद्र के लिए वही बेटर ऑल्टरनेटिव है, लेकिन दिल्ली के लिए मैं बेटर ऑल्टरनेटिव है। और उन्होंने आंख में आंख डाल के इस कॉन्फिडेंस से पब्लिक को एड्रेस किया कि पब्लिक ने बोला सच में अगर दिल्ली में हमें कोई नेता चाहिए, हमको इस इंटेंट का नेता चाहिए। बट वो नेता पूरी तरीके से, उसका कैरेक्टर डिसॉल्व हो चुका है, इतनी बार शीशा टूट चुका है, इतनी बार उसमें क्रैक पड़ चुका है कि अब वो क्लीन तस्वीर तो आपको उनमें नहीं दिखने वाली है। ये सबसे कोर इशू पे ही जाना चाहिए। बाकी सब जितने भी हैं पॉलिटिकिंग, ये 2 मुसलमान का वोट इधर से ले लिया उधर खींच लिया, ये सब साइड की पेरीफेरी चीजें हैं। कोर नहीं, वो कोर हिला, वो बात आपकी मान भी ले आए। तो कल इन्होंने एक बात कही थी, इस सब के बावजूद चुनाव फ्रीबीज पे दिल्ली का, अगर बिल्कुल मेरा वोट तब भी उसी को जाएगा। भूल वही तो पॉलिटिशियन तो बदल गए होंगे, लेकिन मेरा बिल नहीं आ रहा ना। और दूसरी चीज सौरभ की, ये सारे बदलाव के बाद दिल्ली तो छोड़िए, एक दूसरा स्टेट पंजाब जैसे स्टेट वो जीत गए। ऐसा तो नहीं है ना कि पंजाब के जीतने से बाद ये सारी चीज़ें आई, ये सारी चीज़ें आ चुकी थी। और ये तो दूसरे चुनाव में ही आ गई थी, जब वेस्ट दिल्ली से उन्होंने टिकट दिया आउटर दिल्ली से, तो उसमें ये मान लिया कि हाँ इस तरह की छवि के व्यक्ति राजनीति में ऐसा करना पड़ता है। जिस तरह के लोगों को उन्होंने राज्यसभा में दिया, वो क्या था, मनी बैग जिसके पास है उसको हम राज्यसभा दे रहे हैं। तो वो तो राजनीति की व्यवहारिकता, मतलब वो ये तमाम चीज़ें, सिक्योरिटी की बात कर लें, बिल्डिंग की बात कर लें, ये सारी चीज़ें तो काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं। उसका अब बहुत ज़्यादा नुकसान इसलिए नहीं हो रहा है, नुकसान है लेकिन बहुत ज़्यादा की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो फ्रीबीज पर मामला आ गया। जो उन्होंने लाभार्थी वर्ग तैयार किया है उसमें एक बड़ा हिस्सा आज भी उनके साथ है। उसमें जितनी ज़्यादा टूटन होगी उनके हारने का खतरा उतना रहेगा। टूटन अगर कम होगी तो कम, जैसे इसमें तो कोई दो राय नहीं ना कि आम आदमी पार्टी नीचे आ रही है, बीजेपी जहां से है वहां से काफी ऊपर जा रही है। अब वो जो गैप है इसमें कौन एक दूसरे को ऐसे समझते हैं। देखिए, मतलब फिर वही दिल्ली को अगर आप 3 ब्रॉड सेक्शंस में डिवाइड कर सकें, एक अपर क्लास, क्योंकि दिल्ली में पैसे वाले लोग भी रहते हैं, एक अपर क्लास हाई क्लास सोसाइटी है, अच्छी खासी तादाद है उसकी। मिडिल क्लास की हमने बात कर ली 40-45%, और वो नीचे का तबका जो है, गरीब तबका या लोअर मिडिल क्लास जो है, लो इनकम ग्रुप 25 से 30% का वो है, वो उनका मेन कोर है। अब मिडिल क्लास कुछ टूट रहा है अरविंद केजरीवाल जी से, इसमें कोई शक नहीं है, जो उनके पास 50% से ज्यादा था, लेकिन वो शिफ्ट हो रहा है। उसमें आज का बजट भी जोड़ दीजिए आप, उसी में आप मोदी जी के वादे भी जोड़ दीजिए। मोदी जी कहते हैं कि मैंने साबरमती में करके दिखाया, मैं यमुना में रिवर फ्रंट बनाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि लोग उस वादे को हल्के में ले रहे होंगे। बिल्कुल, वो एक विश्वसनीय बात लगती है। उस अट्रैक्ट, दिल्ली वाला अट्रैक्ट हुआ, कोई तो तबका अट्रैक्ट होता होगा ना उस बात से। बिल्कुल सौरभ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं इस बात पर डिस्प्यूट कर ही नहीं रहा हूँ कि केजरीवाल के पास दिल्ली में 35% का वोट बैंक नहीं है। हम इस बात से भी डिस्प्यूट नहीं कर सकते कि बीजेपी के पास भी 33 से 35% का वोट बैंक नहीं है, गिरी से गिरे हालत में, जब वो बुरी से बुरी परिस्थिति में थी। अब मामला है केजरीवाल कितना नीचे आते हैं और बीजेपी कितना ऊपर बढ़ती है। इसी के आधार पर चुनाव के रिजल्ट तय होंगे।
इसी के आधार पर तय होंगे ना। 35% का वोट बैंक तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं कर रहे। और एक नई पार्टी जो 2012 के अंदर बनी हो, 13 साल के अंदर अगर वो इतना बड़ा वोट बैंक देश की दिल्ली में बना लेती, तो अपने उसका क्रेडिट तो आपको अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा ना। लेकिन आपका assumption ये है कि केजरीवाल का वोट बढ़ नहीं सकता, गिरेगा ही। जी, यही मैं बोल रहा हूं। इसमें तो कोई दो राय नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है ना। पीक तो मैं पहुंच उसी के चुका है। आधार पे बोलूं, उनका पीक पीक है। हो चुका है। और ये जो बोल रहे हैं ना कि फ्री बीज के चलते चुनाव फ्री बीज पे हो रहा है, नहीं, मैं एक बड़े सेक्शन ऑफ लोगों को जानता हूं जो मिडिल क्लास से आते हैं। हो सकता है उनकी, मैंने कई सारे ऐसे इंटरव्यूज देखे, बस के अंदर आजकल बहुत लोग घूम रहे हैं, और खासतौर पर जो क्या बोल रहे हैं आपने? मतलब ज्यादातर मैं सुना कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं नहीं अच्छा है, आजकल हम घुमाते हैं, इंडिया गेट चले जाते हैं, गोलगप्पे खा लेते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो पुअर मिडिल क्लास का सेक्शन है। बट मिडिल क्लास का एक सेक्शन ऐसा भी है, बोले हमसे भी फीस, मतलब हमसे भी किराया ले ले भाई, 5 रुपए ले ले, 10 रुपए ले ले, हफ्ते में कितनी बार बस में चढ़ते होंगे? जो एक हाउसवाइफ है वो कितनी बार चढ़ती होगी? हमसे भी किराया ले ले, लेकिन जो बेसिक है, बिजली, सड़क, पानी, साफ सफाई, सीवर। और मुझे अभी भी लगता है कि दिल्ली के हालात को देखते हुए यहां की जनता वोट करेगी। केजरीवाल के साथ लंबा हनीमून था, पर मुझे लगता है कि दिल्ली वालों का ये हनीमून पीरियड अब ओवर है। उनका जो वोट बैंक है कंसोलिडेटेड, वो उनके पास बना रहेगा, वो एक पॉलिटिकल फोर्स बने रहेंगे। और जिस तरह की राजनीति वो करते हैं, मैंने आपको एक दिन कहा था, मैं फिर वो लाइन कह रहा हूं कि केजरीवाल के एक दिमाग में कील डालो तो दूसरे एक कान में कील डालो तो दूसरे कान से स्क्रू बन के निकलेगी। वो इतने महीन है, और वो इतने महीन हैं, और वो लोगों की साइकोलॉजी के साथ, उनकी मेंटालिटी के साथ आपको एक बात बता दूं? जानते हैं। केजरीवाल ही सारे प्रोग्राम देखते हैं, तो आप जो आपके बोल रहे तो हो आप मेरे को क्या है? देखो, एक पुरानी कहावत है, सॉरी बोलूंगा नहीं, शो के बाद बोलूंगा, मेरी माँ कहा करती थी कि जिस आदमी के पास कुछ हो ही ना, वो नहाए क्या और निचोड़े क्या। ब्रेक का समय हो गया है मेरे लिए। आप तो क्लियर कर ही चुके हो कि भाई बीजेपी आ रही है दिल्ली के अंदर। देवेंद्र, कुछ आज अपना भी कुछ असेसमेंट देंगे? इस बजट के बाद निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मुकाबला और ज्यादा नजदीकी होगा। भाई मुकाबले पे ही पहुंचे हैं आप, हाँ, इससे ज्यादा नहीं। रजत, फाइनल वर्ड। कितना वोट खींच सकती है भाजपा का तंत्र दिल्ली में? मिडिल क्लास को घर से खींच के लाना पड़ेगा, वोट करवाना पड़ेगा। अगर ये करवा सकेंगे तो दिल्ली जीत। वोट अगर पड़ गया दिल्ली में फिर बीजेपी आएगी। अगर वोट पड़ जाता, वोट पड़ गया अगर क्रॉस स्पेक्ट्रम, तो दिल्ली में बीजेपी आएगी। जो 35 लाख फॉर्म भरवाए गए हैं फ्री वीज वाले, वो अगर असर नहीं दिखा, आपने आम आदमी पार्टी ने जो 35 लाख फॉर्म भरवाए हैं फ्री वीज वाले, तो वो अगर असर नहीं दिखा रहे हैं तो सीधे सीधे बीजेपी जीतेगी। वो अगर असर दिखाए तो आम आदमी पार्टी को एडवांटेज, चाहे कुछ हो जाए, ये लग रहा है। हाँ, चलिए 4 दिन बचे हैं, 4 दिन में कोशिश करेंगे कि हमारे सारे लोग जो हैं वो कुछ क्लियर और क्लियर जो हो जाए, आपको एक पिक्चर दे सकें। बहुत शुक्रिया दीपक सर, बहुत शुक्रिया आपका। रजत, बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका आज प्रोग्राम में आने के लिए।